हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हम 14 चैप्टर पर हैं। अगर धारा की बात करें तो धारा 1 से 200 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 201 पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 201, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। क्लोज 1, डकैती की हत्या सहित डकैतों की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या अभियुक्त व्यक्ति मिला है। सेक्शन 201 कहता है कि अलग अलग अपराधों की स्थिति में किस इलाके की कोर्ट में सुनवाई का अधिकार होगा। क्लोज 1 कहता है कि डकैती हत्या सहित डकैती है, डकैतों का गैंग या कस्टडी से भागना। अगर कोई व्यक्ति डकैती करता है या डकैती के दौरान हत्या कर देता है तो डकैतों की टोली गैंग का सदस्य है, पुलिस या जेल की कस्टडी से भाग जाता है। इसका केस दो जगहों में से कहीं भी चल सकता है, जिस इलाके में अपराध किया गया है और जिस इलाके में आरोपी पुलिस को मिलाया पकड़ा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। किसी व्यक्ति के अपहरण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति व्यपहरण या अपहरण किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया निरुद्ध किया गया है। क्लोज 2 कहता है कि अगर किसी को किडनैप या अगवा किया गया है तो केस कहाँ चलेगा। इसमें कोर्ट के पास बहुत विकल्प होते हैं कि केस वहां चल सकता है जहां उस व्यक्ति को किडनैप किया गया था, उसे किडनैप करके जहां ले जाया गया है, उसे जहां छिपाकर रखा गया था, उसे जहां बंधक निरुद्ध बनाकर रखा गया था, यानी पीड़ित के सफर और बंधक के रास्ते में आने वाली किसी भी कोर्ट में केस को चला सकते हैं। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। चोरी, उद्यापन या लूट के किसी अपराध की जांच यह विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखा। क्लोज 3 कहता है कि अगर किसी के यहाँ चोरी, लूट या डरा धमकाकर पैसे वसूलने का अपराध होता है तो कोर्ट का अधिकार है कि वहां चलेगा जहां वह अपराध मतलब चोरी लूट हुआ था। वह चुराया हुआ सामान जिस चोर लुटेरे के पास मिला है उसके इलाके में वह चुराया हुआ सामान जिसे खरीदा या अपने पास छुपाकर रखा, यह जानते हुए कि यह चोरी का माल है, उससे उस खरीदार के इलाके की कोर्ट में चल सकता है। अब क्लोज 4 की बात करते हैं। आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास या भंग के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या उस संपत्ति का जो अपराध विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया या उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। क्लोज 4 कहता है कि किसी को भरोसे पर कोई संपत्ति या पैसा दिया गया और उसने उसे हड़प लिया या रख लिया तो कोर्ट का अधिकार है केस वहां चल सकता है जहां अपराध किया गया, आरोपी ने उस संपत्ति का कोई हिस्सा प्राप्त किया या अपने पास रखा, जहां आरोपी को वह संपत्ति लौटानी थी या उसका हिसाब किताब लेखा देना था। अब क्लोज 5 की बात करते हैं। किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई संपत्ति का कब्जा भी है जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया रखा। क्लोज 5 कहता है कि चोरी की संपत्ति को अपने पास रखना यह विशेष रूप से चोरी का माल संभालने वालों के लिए होता है। ठीक है, कोर्ट का अधिकार है कि केस वहां चलेगा जहां मुख्य
अपराध मतलब चोरी हुआ था, जिस इलाके के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वह चोरी का माल बरामद हुआ या जिसे पता था कि यह चोरी का माल है, फिर भी उसने रखा। अब बात करते हैं सेक्शन 202 के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के साधनों, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध। सेक्शन 202 कहता है कि आधुनिक जमाने के डिजिटल फ्रॉड और पारिवारिक साजिश से जुड़े अपराधों के क्षेत्र अधिकार को तय करती है। क्लोज 1, किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, जांच या उनका विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवचना इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं तथा छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिधान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपत्ति परिचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई है या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई है। सेक्शन 202 का क्लोज 1 कहता है कि अगर किसी के साथ फोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, चिट्ठी या किसी मैसेज के जरिए धोखा दिया गया है या धोखे से पैसे ऐंठे जाते हैं तो कोर्ट का अधिकार है कि केस कहाँ चल सकता है। ठीक है, जहां से वह संदेश, ईमेल, फोन भेजा गया था, जहां वह संदेश, ईमेल, फोन प्राप्त हुआ था, धोखे का शिकार बनने वाले व्यक्ति ने जहां से पैसे, संपत्ति ट्रांसफर की थी, आरोपी ने जहां पर वह पैसा या संपत्ति प्राप्त की। इसका मतलब है कि साइबर फ्रॉड के मामले में पीड़ित अपने इलाके की कोर्ट में केस चला सकता है क्योंकि मैसेज या कॉल उसे वहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब क्लोज 2 की बात करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है। क्लोज 2 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 के तहत अपराध है, यानी पहली शादी के जिंदा रहते हुए दूसरी शरण लेना। कोर्ट का अधिकार है कि पीड़ित पत्नी या पति केस कहाँ दर्ज कर सकता है, जहां यह अपराध किया गया है, जहां आरोपी ने अपनी पहली पत्नी या पति के साथ आखिरी बार मिलकर निवास किया था। अपराध होने के बाद पहली पत्नी जहां पर स्थायी रूप से रह रही है, यह महिलाओं को सुविधा देने के लिए है ताकि अगर पति के छोड़ने के बाद पत्नी अपने मायके या किसी और शहर में रहने लगी है तो वह वहीं से केस लड़ सकेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 203 के बारे में, यात्रा, जल यात्रा में किया गया अपराध। यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया किसी यात्रा या जल यात्रा पर है तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके भीतर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा का जल यात्रा के दौरान की गई है। यह धारा तब काम आती है जब अपराधी किसी चलती हुई गाड़ी, ट्रेन, बस, जहाज या नाव में होता है। ठीक है, जहां यह तय करना मुश्किल होता है कि अपराध ठीक किस जमीन या बॉर्डर पर हुआ है। अगर कोई अपराध तब होता है जब अपराध करने वाला व्यक्ति यात्रा पर है या जिसके साथ अपराध हुआ पीड़ित वह यात्रा पर है या जिस चीज सामान की चोरी का नुकसान हुआ वह यात्रा में ले जाई जा रही है। ठीक है, ऐसे अपराध की जांच या सुनवाई उस किसी भी कोर्ट में हो सकती है जिसके इलाके से होकर वह ट्रेन, बस, जहाज उस पूरी यात्रा के दौरान गुजरा हो। इसको उदाहरण से समझते हैं। आप दिल्ली से बम्बई की ट्रेन यात्रा पर है, रास्ते में कोटा और वडोदरा के बीच आप लैपटॉप चोरी हो जाता है। अब चलती ट्रेन में ठीक किस जगह चोरी हुई है यह बताना नामुमकिन है। इस धारा के तहत दिल्ली से बम्बई के बीच जितने भी जिलों में वह ट्रेन गुजरी है उनमें से किसी भी जिले की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है।
अब बात करते हैं सेक्शन 204 के बारे में। एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। कई बार एक ही व्यक्ति कई सारे अपराध एक साथ करता है या कई लोग मिलकर एक अपराध करते हैं। कानून में व्यवस्था है कि बार बार अलग केस चलाने के बजाय उनका एक ही साथ केस चलाया जाएगा। यह धारा बताती है कि ऐसे मामलों में कोर्ट कौन सी होगी। ठीक है। पॉइंट है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे है कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 242, धारा 243, धारा 244 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकेगा। पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने ऐसे कई अपराध किए हैं जिन्हें कानून धारा 242, धारा 243, धारा 244 के मुताबिक एक ही केस में जोड़ा जा सकता है। पॉइंट बी की बात करते हैं। कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या किए गए अपराध ऐसे है कि उनके लिए उन पर धारा 246 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकेगा। वहाँ अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। पॉइंट बी कहता है कि अगर कई लोगों ने मिलकर ऐसे अपराध किए हैं कि उन सब पर एक साथ केस चलाया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो उन सभी अपराधों में से किसी भी एक अपराध की सुनवाई करने के लिए जो भी कोर्ट कानूनी रूप से सक्षम होगी उसी कोर्ट में उन सभी अपराधों का एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 205 के बारे में। विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी शासन खंड में किया जा सकता है, परंतु यह तब जबकि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन या इस संहिता के या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किए गए किसी निर्देश के विरुद्ध नहीं है। सेक्शन 205 कहता है कि राज्य सरकार को एक विशेष पावर देती है लेकिन इस पर कोर्ट का कंट्रोल भी रखती है। इस अध्याय के पिछले सभी नियमों को दरकिनार करते हुए यानी अपराध कहीं भी हुआ हो, राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि किसी जिले में जो मामले या मामलों का कोई खास वर्ग कोर्ट को सौंपे जा चुके हैं उनका ट्रायल किसी भी अन्य सेशन कोर्ट में किया जा सकता है। ऐसा आमतौर पर कानून व्यवस्था, गवाहों की सुरक्षा या प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है। राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दे सकती या उसका आदेश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही दिए गए किसी आदेश का संविधान के नियमों के खिलाफ न हो, यानी अदालत का फैसला सरकार के आदेश से ऊपर रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 206 के बारे में। संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, वहां वह प्रश्न। सेक्शन 206 कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही अपराध के लिए दो अलग अलग जिलों या इलाकों की कोर्ट केस शुरू कर देती है, मतलब संज्ञान लेती है कि असली सुनवाई कौन सी कोर्ट करेगी, इसका फैसला कैसे होगा, यह धारा 206 हमें यही बताती है। ठीक है। पॉइंट है, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, पॉइंट ये कहता है कि यदि विवाद करने वाली दोनों अदालतें एक ही राज्य में है, वह हाई कोर्ट खुद तय करेगा कि दोनों में से किस कोर्ट को केस चलाना चाहिए। उदाहरण से समझते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट और लखनऊ कोर्ट दोनों एक ही अपराध का केस शुरू कर दिया है। क्योंकि दोनों कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के नीचे आती है,
इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करेगा कि केस कानपुर में चलेगा या लखनऊ में चलेगा। ठीक है। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपील दांडिक है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई है, विनिश्चय किया जाएगा और तब उस अपराध के संबंध में अन्य सब कार्रवाइयां बंद कर दी जाएगी। पॉइंट बी कहता है कि अगर दोनों कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट के नीचे आती है, यदि दोनों अदालतें अलग अलग राज्यों में हैं, यानी अलग अलग हाई कोर्ट के अधीन है, उस राज्य का हाई कोर्ट फैसला करेगा कि जिसके इलाके में वह केस सबसे पहले शुरू हुआ था। उदाहरण से समझते हैं, एक मामले में दिल्ली कोर्ट ने भी केस शुरू किया और बम्बई कोर्ट ने भी। दिल्ली की कार्रवाई 1 तारीख को शुरू हुई और बम्बई की 5 तारीख को। चूँकि दिल्ली में केस पहले से शुरू हुआ था, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में यह तय करेगा कि केस दिल्ली में चलना चाहिए या बम्बई में। ठीक है। जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, दूसरी वाली कोर्ट में चल रही सारी कार्रवाई तुरंत बंद कर दी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 207 के बारे में। स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। सेक्शन 207 कहता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को एक विशेष शक्ति देती है। यह तब काम आती है जब कोई अपराधी किसी मजिस्ट्रेट के इलाके में आकर छुपा बैठा है, लेकिन उसने अपराध कहीं और किया था। ठीक है। क्लोज 1, जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसे अधिकारिता के बाहर, चाहे भारत के भीतर या बाहर, ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच या विचारण धारा 197 से धारा 205 तक की धाराओं, जिनके अंतर्गत यह दोनों धाराएं भी है, उपबंधों के अधीन तत्समय पर्वत किसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के भीतर नहीं किया जा सकता है, किंतु जो तत्समय पर्वत किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को अपने सक्षम उपस्थित होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या जीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के सक्षम उसकी उपस्थिति के लिए बंधन पत्र या जमानत पत्र ले सकेगा। सेक्शन 207 का क्लोज 1 कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसके इलाके में रह रहे किसी व्यक्ति ने उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई अपराध किया है, वह अपराध ऐसा है जिसकी सुनवाई यह मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता, तो यह मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने के लिए मजबूर कर सकता है, मानो अपराध उसी इलाके में हुआ हो। तो मजिस्ट्रेट उसे उस सही मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास भेज देगा जिसके पास उस केस को चलाने का असली अधिकार है। अगर अपराध छोटा और आरोपी जमानत देने को तैयार है, तो मजिस्ट्रेट उसे एक बॉन्ड जमानत पत्र भरवाकर उसे छोड़ सकता है कि तुम तारीख पर उसी सही कोर्ट के सामने हाजिर हो जाना। ठीक है। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक है और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास या सक्षम ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या उपस्थित होने के लिए अवगत किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी। सेक्शन 207 का क्लोज 2 कहता है कि अगर बाहर के इलाके में एक से अधिक ऐसी अदालतें हैं जहां केस चल सकता है और यहाँ बैठा मजिस्ट्रेट यह तय नहीं कर पा रहा है कि आरोपी को किस कोर्ट में भेजा जाए, वह मजिस्ट्रेट खुद से कोई रिस्क नहीं लेगा। वह इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और हाई कोर्ट को आदेश के लिए भेज देगा। हाई कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा ही किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 208 के बारे में। भारत से बाहर किया गया अपराध। जब कोई अपराध भारत से बाहर
सेक्शन 208 कहता है कि अगर कोई अपराध भारत की सीमा से बाहर, जैसे विदेश में, आसमान में या समंदर में होता है, तो भारतीय कानून उस पर कैसे लागू होगा। पॉइंट ए, भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र, या पॉइंट ए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह भारत से बाहर किसी भी देश में या खुले समुद्र में कोई अपराध करता है। पॉइंट बी, किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है जहां वह पाया गया है या जहां अपराध भारत में रजिस्ट्री करता है। परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। सेक्शन 208 का पॉइंट बी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी है, लेकिन वह किसी ऐसे पानी के जहाज, पोत या हवाई जहाज, विमान पर अपराध करता है, तो भारत में रजिस्टर्ड है। कोर्ट का अधिकार और कार्रवाई ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसी चलाई जाएगी मानो उसने वह अपराध भारत के अंदर ही किया हो। केस वहां चलेगा भारत के जिस स्थान पर वह अपराधी पाया जाता है, यानी विदेश से लौटने के बाद जहां वह पुलिस को मिलता है या जहां वह जहाज, विमान भारत में रजिस्टर्ड है। एक बहुत जरूरी शर्त इसमें यह है कि भले ही कानूनी केस चलाया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की पहले से मंजूरी लिए बिना भारत में ऐसे मामले की जांच आगे बढ़ेगी और न ही कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 209 के बारे में, भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य। जब किसी ऐसे अपराध की जिसका भारत से बाहर किसी क्षेत्र में किया जाना अभिकथित है, जांच या विचारण धारा 208 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है, तब यदि केंद्रीय सरकार उचित समझे तो यह निर्देश ले सकती है कि उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लिए या तो वास्तविक प्रारूप में या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में न्यायिक अधिकारी के समक्ष या उस क्षेत्र के में या उस क्षेत्र के लिए भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि के समक्ष किए गए अभिसाक्ष्यों की या प्रस्तुति किए गए प्रदर्शनों की प्रतियों को ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा जिसमें ऐसा न्यायालय ऐसी किन्हीं बातों के बारे में जिनसे ऐसी अभिसाक्ष्य या प्रदर्शन संबंधित है साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकते। सेक्शन 209 कहता है कि जब विदेश में हुई किसी अपराध का केस भारत में चल रहा है तो विदेश से सबूत और गवाहियां कैसे लाई जाएंगी, यह धारा उसका तरीका बताती है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार को ठीक लगता है तो वह कोर्ट को एक निर्देश दे सकती है। निर्देश क्या देगी कि उस विदेशी इलाके में किसी न्यायिक अधिकारी के सामने या वहां मौजूद भारत के राजनीतिक कौशलीय प्रतिनिधि के अधिकारी के सामने जो भी गवाही या अभिसाक्ष्य रिकॉर्ड की गई है या जो भी सबूत प्रदर्शन पेश किए गए हैं, चाहे वे कागजी रूप में हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, उनकी का उपयोग वो भारत की कोर्ट सबूत के तौर पर स्वीकार कर सकती है। बस यह है कि ऐसा केवल उन मामलों में किया जाएगा जहां भारतीय कोर्ट को गवाह बुलाने के लिए कमीशन यानी विदेश में सबूत जुटाने का आधिकारिक आदेश जारी करने का अधिकार होता है। तो यहाँ हमारे 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा 15 चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। सेक्शन 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। क्लोज 1, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन विशिष्टतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। सेक्शन 210 कहता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट और किन तरीकों में से किसी अपराध पर एक्शन ले सकता है। क्लोज 1 का पॉइंट ए, उन तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर जिनमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा फाइल किया गया कोई परिवाद भी है,
जो ऐसे अपराध को गठित करता है। पॉइंट बी, ऐसे तथ्यों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक ढंग सहित किसी ढंग में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर। पॉइंट सी, पुलिस अधिकारिता से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस सूचना पर या सवे अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। 10 का क्लोज 1 कहता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह पावर हमेशा होती है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संज्ञान ले सकता है, लेकिन केवल तब जब उसे उपधारा 2 के तहत विशेष रूप से यह पावर दी गई है। मजिस्ट्रेट के सामने मामला 3 शर्तों में आ सकता है। पॉइंट ए कहता है कि परिवाद मिलने पर जब कोई पीड़ित या कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज करता है कि कोई अपराध हुआ है। पॉइंट बी कहता है जब पुलिस किसी मामले की जांच पूरी करके अपनी अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। पॉइंट सी कहता है कि अगर पुलिस के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट को जानकारी मिले या खुद मजिस्ट्रेट को अपनी किसी जानकारी ज्ञान के आधार पर यह पता चले कि कोई अपराध हुआ है तो वह खुद से भी एक्शन ले सकता है। अब क्लोज 2 की बात करते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के भीतर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। सेक्शन 210 का क्लोज 2 कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति होती है कि वह किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को भी उन अपराधों का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत कर सकता है जिनकी सुनवाई की कानूनी क्षमता पर उस मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।